हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आरपीएफ एलडीसी परीक्षा सेगमेंट में मैं आपका दोस्त अभिषेक राज एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस सेगमेंट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जो कि क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस सेगमेंट में लॉ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर अध्ययन करेंगे, जैसा कि सीआरपीसी के पिछले कई लेक्चर में डिस्कस किया गया इस बारे में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि शायद आपको मिल गया होगा। और ये एक लेटर है जो कि दिनांक 3/12/2021 को रेल मंत्रालय के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इसको जारी किया गया है। ऊपर देखिए, इसमें लेटर नंबर लिखा हुआ है, नीचे प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर्स ऑल जोनल रेलवे एंड आरपीएसएफ। तो इसमें दिया है सब्जेक्ट, देखते हैं इसका, फर्निशिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ एसआईपीएफ एलडीसी कोटा इन आरपीएफ आरपीएसएफ के बारे में इसमें ये दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें दे रहा है कि approps above it is apprised that amended RPF rules 1987 as amended in 2021 provided for filling up of 20% vacancy of the sanction strength of sub-inspector executive in according with provision of रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। यानी कि दे रहा है कि उपरोक्त के अनुसार यह अवगत कराया जाता है कि संशोधित आरपीएफ नियम 1987 2021 में संशोधित आरपीएफ नियम 1987 के नियम 72 के प्रावधानों के अनुसार उप निरीक्षक एग्जीक्यूटिव की स्वीकृत संख्या 20% रिक्तियों को भरने का प्रावधान है। जैसा कि आपको पहले भी इसके बारे में इंटीमेशन दिया गया था इस चैनल के द्वारा कि 20% रिक्तियों को भरने, सब इंस्पेक्टर की जो भी वैकेंसीज होंगी उनको 20% उसका जो है डायरेक्ट कोटे से भरा जाएगा, यानी कि सीबीटी एग्जाम करा के और एलडीसी एग्जाम 72 के अंतर्गत उसको भरा जाएगा। नीचे भी देख लेते हैं, नीचे भी कुछ चीज़ें दिया है। इसमें दे रहा है कि इन ऑर्डर टू प्लान फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी ऑफ एसआईपीएफ अंडर एलडीसी कोटा over all zonal railway and RPSF and assessment of vacancies is being done by this office. It is therefore requested to furnish the total number of vacancies existing as well as those arising until 31 December 2022 for selection of the rank of sub-inspector under Rule 72 of RPF Rule 1987। यानी कि दे रहा है कि सभी क्षेत्रीय रेलवे और आरपीएसएफ में एसआईपीएफ एलडीसी कोटा के तहत जो भी रिक्तियों के भरने की योजना बनाने के लिए इस कार्यालय द्वारा रिक्तियों के का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसलिए आरपीएफ नियम 1987 के नियम 72 के तहत एसआई के पद पर चयन के लिए रिक्तियों की कुल संख्या, इसमें ये ब्रैकेट में देखिए, इसमें जो ये दिया हुआ है कि मौजूदा और साथ ही 31/12/2022 तक उत्पन्न होने वाली प्रस्तुत वैकेंसियों को प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है और इसकी सूचना 4/12/2021 तक जो है रेलवे बोर्ड को भिजवाना है। यानी कि कुल मिलाजुलाकर आप लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों के लिए यह एक सिग्नल है कि जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है वो बहुत जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास होगा। आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। जो सिलेबस होगा, सिलेबस के बारे में भी हम लोग किसी दिन डीपली इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या होगा, कितना मैथ्स का होगा और कितना रीजनिंग होगा, कितना जनरल अवेयरनेस होगा, कितना आरपीयूपी एक्ट होगा, कितना रेलवे होगा, कितना लॉ का पार्ट होगा, कितना ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किसी दिन डीपली करेंगे। आज से हम लोग शुरू करें सब इंस्पेक्टर का एग्जाम की ये तैयारी, और पिछले एग्जाम से आपने काफ़ी सबक लिया होगा। एक और सूचना है, हेड कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी उसका लिंक आ गया है। आप लोग अपना मार्क देख सकते हैं कि कितना मार्क आप लोगों ने किया हुआ है। जो लोग फेल हैं और जो लोग पास हैं, सभी लोग जो है मिलजुल कर तैयारी करें, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए आप लोग बिल्कुल मेंटली और शारीरिक रूप से बिल्कुल आप प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। लक्ष्य बना के हम चल रहे हैं 6 महीने। 6 महीने के अंदर में सारे सिलेबस को हम लोग को कवर करना है। सभी लोग इस चैनल के साथ बने रहें और समय समय पर आप लोग को काफ़ी चीज़ें, अब जो एग्जाम होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा डीपली हम लोग अध्ययन करेंगे और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझकर, और जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हैं या सिंगल क्वेश्चंस है तो उसको उस फॉर्मेट में हम लोग तैयार करेंगे और उसी हिसाब से अपना ये तैयारी शुरू करेंगे। तो आज से हम ये शुरू कर रहे हैं। इस सेगमेंट में हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे सीआरपीसी के बारे में। तो सीआरपीसी, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग ये सीआरपीसी का ये पार्ट हम लोग लेकर चलेंगे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपीसी की सीआरपीसी में क्या क्या
क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में इसको देखिए। और जो भी इसमें स्लाइड आपको दिखेंगे, स्लाइड अंग्रेजी में होंगे, बाकी हिंदी में उसका हम ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताएंगे सारी चीज़ों को। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक राज पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपीसी। एक डीपली इंट्रोडक्शन करेंगे और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो कि क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस सेगमेंट में लॉ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर अध्ययन करेंगे, जो कि सुविधा होगी अध्ययन करने में। जैसा कि सीआरपीसी के पिछले कई लेक्चर में भी हमने इस चीज़ को बताया है, लेकिन पुनः रिपीट कर रहा हूँ। जो लॉ होता है उसको 2 भागों में डिवाइड करके हम अध्ययन करेंगे। पहला होता है सब्सटेंटिव लॉ यानी कि मौलिक विधि, और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ यानी कि प्रक्रिया विधि। जब हम सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ की बात करते हैं तो अगेन हमें इसे भी 2 भागों में बांटकर अध्ययन करना पड़ता है। तो इसमें जो है पहला होता है सिविल लॉ और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। यानी कि आप 2 चीज़ें सुने होंगे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में। सिविल लॉ के अंतर्गत अधिकारों और अनुतोष यानी कि राइट्स और रेमिडीज की बात की जाती है। और सिविल लॉ में 2 पार्टी होती है, एक होती है वादी और एक होती है प्रतिवादी। समाज में ऐसा कोई कार्य जिसके लिए विधि में दंड की व्यवस्था हो वो अपराध कहलाता है। महान कानूनविद ब्लैक स्टेन कहते हैं कि इन एक्ट अगेंस्ट सोसाइटी फॉर विच दिस इज अ पनिशमेंट इन एनी लॉ देयर नॉन इज क्राइम। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य जो समाज या कानून के विरुद्ध हो अपराध कहलाता है। जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास 2 बड़े कानून सामने आते हैं। एक है इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी जो 1860 में आई थी, जो इंडिया में 1860 से लागू है, इन्फोर्स्ड है। दिस इज आईपीसी 1860। दूसरा जो प्रोसीजरल कानून है वह है सीआरपीसी जो 1973 का कानून है, जो 1 अप्रैल 1974 से इन्फोर्स्ड है। आज हम बात करने वाले इसी 1973 के सीआरपीसी के बारे में। तो हम कुछ बातों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि सीआरपीसी की जर्नी कहाँ से प्रारंभ हुई, सबसे पहले कौन सी सीआरपीसी लागू हुई, और जो नई सीआरपीसी आई है उसमें कौन से चेंजेज हुए हैं अब तक, वे कौन सी बातें हैं जो नई सीआरपीसी को स्पेशल बनाती है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है सीआरपीसी में वह कब हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग सेंट्रलाइज करके पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये बता दें कि जो नया अमेंडमेंट सीआरपीसी में हुआ है ये लेटेस्ट 2018 में हुआ है, और इसके पहले जो अमेंडमेंट हुआ था वह 2013 में निर्भया रेप मर्डर केस के बाद, जो दिल्ली में 2012 में जो घटना घटित हुई थी, बहुचर्चित घटना है, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट पर क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। इसको आप लिख लीजिएगा, अपना पेन और कॉपी आप ऑन कर लीजिए और चीज़ों को लिखते जाइए। और इसमें वो सारी चीज़ें इस परीक्षा में आना संभावित है जो कि आपके लिए ये इसमें जो बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा का स्टैंडर्ड उस परीक्षा से थोड़ा सा हाईली है। तो देखिए 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो है जस्टिस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट पर आई थी, निर्भया मर्डर रेप एवं मर्डर केस के बाद, जिसको कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जिसको कि जाना जाता है। अच्छा, इस कानून के आने के बाद आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए थे। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा किताबी अध्ययन भी किया करिए। किताबी अध्ययन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और जब भी आप लॉ का या कोई भी नई किताब लॉ का या माइनर एक्ट का या किसी चीज़ का खरीदें तो लेटेस्ट अमेंडमेंट को देख कर ही खरीदें, पुरानी बुक को मत लीजिए। आप जो है अब सीआरपीसी की जो भी किताब खरीदिएगा तो उसको इंक्लूड जो अमेंडमेंट हुआ है 2018 इसको देख कर ही लीजिएगा। तो इस ब्रीफ लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं सीआरपीसी के बारे में, सीआरपीसी की जर्नी और सीआरपीसी के कुछ स्पेशल फीचर्स। आप स्लाइड को देखते जाएं, जिसको जो अंग्रेजी में होगी, बाकी उसको हिंदी में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जहां तक संभव होगा समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारी क्षमता है, उसके हिसाब से उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और सबका प्रश्न देना तो संभव नहीं है क्योंकि व्यस्तताएं ज़्यादा हैं। जितना भी प्रश्न अगर संभव हो सकेगा कमेंट बॉक्स के उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो आप लोग अगर कोई प्रश्न मन में उठ रहा हो तो उसको जरूर पूछिएगा। दोस्तों ये सेगमेंट बिल्कुल जीरो से प्रारंभ किया गया है। लिसनिंग और लर्निंग मोड में आप आ जाइए, कॉपी और पेन को ऑन कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपीसी। तो देखिए आप स्लाइड को ध्यान से देखिए। इस स्लाइड में लिखा गया है, इन द ओल्डन डेज देयर वाज नो यूनिफॉर्म लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर फॉर द होल ऑफ इंडिया। तो इसमें यदि हम पुराने समय की बात करें तो इस समय कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर
से संबंधित कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। पुराने समय में जो है कोई भी इस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर से संबंधित पहले कोई भी लॉ नहीं था। देखिए ये दूसरी स्लाइड देख रही है, इसमें लिखा हुआ है देयर वेयर सेपरेटेड एक्ट मोस्टली rudimentary in their character for the courts within and outside the residency towns। क्योंकि इंडिया प्रेमिसिस और प्रेसिडेंसी टाउन में डिवाइडेड था, छोटे छोटे स्टेट्स में इंडिया डिवाइड था पहले, तो इसमें मुफस्सिल कोर्ट होते थे और सबका अपना अपना प्रोसीजर होता था। There were separated act mostly rudimentary in their character for the courts within and outside the presidency towns. Later on, the acts in force in the presidency towns were consolidated into the Criminal Procedure Supreme Court Act 1852, subsequently replaced by the High Court Criminal Procedure Act 1965। 1865 है। तो हमारे पास जो पहला क्रिमिनल प्रोसीजर काला जो देखने में मिलता है वह 1852 का कानून है, यानी कि 1852 का कानून है, जिसमें कहा जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852। और इसके बाद जो दूसरा कानून क्रिमिनल प्रोसीजर का आता है, इस कानून का नाम है हाई कोर्ट प्रोसीजर एक्ट 1865। तो सीआरपीसी 1973 से पहले ये दो कानून हमारे पास थे। ये जानना आपके लिए जरूरी है कि सीआरपीसी 1973 के पहले ये दोनों कानून हमारे पास थे, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ 1852 और क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852, ये दोनों कानून जो है सीआरपीसी 1973 के पहले ये दो कानून हमारे पास। तो इस दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो भी बदलाव समय समय पर हुए हैं तो वो एक किसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे हुए हैं। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो भी कमेटीज़ की जो भी रिपोर्ट आई हैं वो कौन कौन सी रिपोर्ट थी जिनके आधार पर ये बदलाव हुए हैं। तो देखिए स्लाइड में दिख रहा है, पहला जो है इसमें 14th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1985। जो ये पहला जो कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी ये 1985 में हुआ था, जिसको कि 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जिसको जाना जाता है। दूसरी रिपोर्ट थी 37th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1967 में आया। उसके बाद देखिए तीसरा जो रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आप देख लीजिएगा 41 रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1969 आया था। अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अगली रिपोर्ट जो है ये ज्वाइंट कमेटी रिपोर्ट थी, ये जो 1970 में आई थी। और लास्ट जो रिपोर्ट थी रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट 1973 में ये रिपोर्ट आई थी। तो ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ऊपर जो स्लाइड में आपने कमेटी की रिपोर्ट देखे हैं, इनके आधार पर ही समय समय पर सीआरपीसी में चेंजेस होते रहे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देना चाहूँगा कि 1973 का जो हमारा कोड आया है सीआरपीसी का, उसके पहले हमारे पास 1898 में सीआरपीसी को चेंजेस किया गया था, यानी कि 1898 के सीआरपीसी को 1973 के सीआरपीसी ने रिप्लेस किया है। ये प्रश्न कभी कभी बनता है, तो इसको आप जानकारी के लिए इसको भी जरूर अपने पास रखिएगा। 1973 के सीआरपीसी ये जो 1 अप्रैल 1974 को ये इन्फोर्स हुई थी, ये इम्पावर्ड हुई थी, ये लागू हुई थी। तो दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार बात आपको बता दूं, बहुत सारे कानून में एक्ट्स लिखा होता है, जैसे कि आरपीयूपी एक्ट हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, रेलवे एक्ट हो गया। तो कुछ कानून होंगे जहां आपको ऑर्डिनेंस लिखा मिलेगा, और वहीं कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में कोड लिखा होता है, जैसे आपका आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये सब चीज़ क्या होता है, इनेक्टमेंट क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है और कोड क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। इससे पहले कि हम इस बारे में चर्चा करें, आइए जानते हैं उसके पहले कि कानून कैसे बनता है। तो देखिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, तो कानून बनाने का भी एक प्रोसीजर है। इनेक्टमेंट, पार्लियामेंट से कोई लॉ पास होकर आता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिनियम कैसे बनता है, इनेक्टमेंट कैसे बनता है। तो कोई भी कानून जो है ये पार्लियामेंट से पास होकर आता है, और तो उस लॉ का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसको संसद में रखा जाता है और संसद में वो पास होता है, प्रेसिडेंट का उस पर साइन होता है, तो यह एक एक्ट या अधिनियम बन जाता है। दिस प्रोसीजर नॉन इज इनेक्टमेंट। अगर प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट कोई लॉ या लागू कर दिया है, कोई प्रोक्लेम कर दिया है, या कोई
इस तरह का कोई लॉ बना दिया है तो उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अगर आपने संविधान पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर तीनों लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं, यानी तीनों जो लॉ को प्रोक्लेम कर सकते हैं। ये तीनों पर्सन जो होते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, ये तीनों जो है कोई भी प्रोक्लेम कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है कोडिफिकेशन का। पहले से जो लॉ देश में है, जो कानून देश में है तो या राज्य में है, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको कंपाइल किया जाता है और उनको कोडिफाइंग कर दिया जाता है या लिख लिया जाता है। तो सीआरपीसी इसी प्रोसीजर का एक परिणाम है। आइए जानते हैं सीआरपीसी के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में। सीआरपीसी 1973, इसमें जो है 484 यानी 484 सेक्शन है, 2 शेड्यूल हैं यानी 2 अनुसूचियां हैं और 37 चैप्टर यानी कि 37 अध्याय हैं इसमें। तो आपने देखा कि यह एक हैफ्टी प्रोसीजर लॉ है जिनको समझने के लिए समय समय पर इन लॉ को पढ़ते रहना चाहिए। आइए बात करते हैं सीआरपीसी के कुछ साइलेंट फीचर के बारे में। इनकी विशेषताएं क्या है, देखिए इस स्लाइड में। देखिए स्लाइड में दिख रहा है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ क्रिमिनल कोड्स थ्रू आउट द कंट्री। सबसे पहली बात यह है कि पूरे भारतवर्ष में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, एक समान दांडिक न्यायालयों की व्यवस्था की गई। पहले अलग अलग प्रेसिडेंसी टाउन में, प्रोविंसेस में अलग अलग दांडिक व्यवस्था हुआ करती थी। ये चीज़ पहले भी आपको रिपीट किया गया है। दूसरे स्लाइड में दे रहा है, द जुडिशरी हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि द जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, यदि आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आर्टिकल 50 यानी कि अनुच्छेद 50 में आपने देखा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी कि डीपीएस के भाग हैं वो। डायरेक्टिव 50 ये कहता है कि स्टेट का ये काम है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करे, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया जाए। यह सबसे बड़ी विशेषता है सीआरपीसी की। और 1973 सीआरपीसी में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पावर को सेपरेट कर दिया गया है। आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या है, एग्जीक्यूटिव के पावर्स क्या है और जुडिशरी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर्स क्या है। तो 1973 की सीआरपीसी इन दोनों को सेपरेट करती है। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाना, यह सीआरपीसी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसको कई बार परीक्षाओं में, जो जुडिशरी से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, जो लॉ से संबंधित परीक्षाएं हैं या जो आरपीएफ के एलडीसी से संबंधित परीक्षाएं हैं, इनमें कई बार इसको पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप जरूर हाईलाइटेड कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि सीआरपीसी की विशेषता क्या है। तो सीआरपी की विशेषता क्या है, इसको जो है ये जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करती है, सेपरेट करती है। दूसरी साइलेंट फीचर स्लाइड में दिख रही होगी आपको, ऑल द जुडिशरी मजिस्ट्रेट शैल फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, देयर स्टैंडिंग पावर हैज आल्सो बीन इन्हांस्ड। जितने भी दांडिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो सब हाई कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं, उनके साधारण नियंत्रण में कार्य करते हैं और उनकी दांडिक शक्तियों को भी इस सीआरपीसी में बढ़ाया गया है। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कौन सी नेक्स्ट विशेषता दिखाई देती है। नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है, द सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट्स हैज बीन इंटेंडेड टू ऑल द सिटीज विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 million. दिस सिटी विल बी कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया और द मजिस्ट्रेट्स नेम्ड एज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो पहले जो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होते थे उनके कार्यक्षेत्र को विस्तारित किया गया है। उन शहरों को जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, उन शहरों को सीआरपीसी में मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि महानगर क्षेत्र डिक्लेयर करने की बात की है। और जहां मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि महानगर क्षेत्र, यानी कि जहां पे 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है, उस क्षेत्र में उस जो मजिस्ट्रेट होता है, जो उनकी अधिकारिता होती है, उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। आप जान लीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इन सारी चीज़ों को आप जान लीजिए। तो आपने देखा प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। आप देख रहे हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स सीआरपीसी के। तो देखिए अगली स्लाइड में क्या कह रही है। स्लाइड में चलने के पहले एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं। एक नई बात सीआरपीसी में जोड़ी गई है कि समरी ट्रायल के जो प्रावधान इसमें जोड़ा गया है, यानी कि संक्षिप्त विचारण का प्रावधान यह है कि इसमें सम्मन विचारण की प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। फिर एक बात यह है कि यदि मामला सम्मन मामला है तो सम्मन जारी किए जाएंगे, और यदि मामला वारंट मामला है तो वारंट इशू किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फीचर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो समरी ट्रायल है इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। समरी ट्रायल का इस बार
ASI के एग्जाम में ये प्रश्न आया भी था समरी ट्रायल के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे अगले में। देखते हैं अगला स्लाइड, अगली विशेषता क्या है। The court of session have been given power to exercise revisional jurisdiction in addition to the High Court, and where a revision is entertained by a court of session, there will be the further revision to the High Court। यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुनरीक्षण याचिका को देखने का पावर अब हाई कोर्ट के अलावा सेशन कोर्ट को भी है। तो देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। अगले स्लाइड में इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑफ रिवीजन कन्फर्ड ऑन द सुपीरियर कोर्ट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन इंटरलेक्टरी ऑर्डर्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरलेक्टरी ऑर्डर्स क्या होते हैं। इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी आप आगे हम लोग इंटरलेक्टरी ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरलेक्टरी ऑर्डर क्या होते हैं, और इसको अंतर्वर्ती आदेश बोलते हैं हिंदी में, और इसके रिवीजन पावर का एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा, उसमें कोई रिवीजन नहीं होता है। इसका महत्वपूर्ण फीचर्स यही है। तो देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। द aggrieved person will have a right to send the information by post of the superintendent of police if a police officer refused to record information about commission of offences। दोस्तों, इस चैनल पे FIR के संबंध में एक लेक्चर पहले भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, पीछे जाकर आप देखिएगा। अगर पुलिस FIR नहीं लिखती है तो क्या करे। 1973 के पहले इस बारे में कोई प्रोविज़न नहीं था। अगर पुलिस FIR नहीं लिखती थी तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। अब 1973 के CRPC में सेक्शन 154 में, जिसमें 2 क्लॉज है, जिसमें से एक सबसेक्शन 1 है और दूसरा है सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 1 बताता है कि FIR कैसे लिखा जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर आपके FIR को लिखने से अगर मना कर दे तो, या किसी कारण से रिफ्यूज़ कर दे, तो आप इसकी सूचना सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP को दे सकते हैं, बाई पोस्ट दे सकते हैं, या खुद मिलकर तो दे ही सकते हैं। तो यह भी 1973 का CRPC का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये यहाँ से आपके प्रश्न भी बनते हैं, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता, ये चीज़ भी जो है CRPC में जोड़ी गई है। देखते हैं नेक्स्ट फीचर क्या है इसका। देखिए अगला जो इसका महत्वपूर्ण साइलेंट फीचर जो है CRPC 1973 का है, द ज्यूरी सिस्टम हैज़ बीन एबॉलिश्ड। बहुत महत्वपूर्ण यह है। देखिए, वर्तमान में ज्यूरी सिस्टम को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। फिर भी जान लेते हैं कि ज्यूरी सिस्टम क्या होता है। पहले ये था ज्यूरी सिस्टम क्या था। चलते हैं आज़ादी के पहले। तो जो आज़ादी के पहले जो जज होता था वो अंग्रेज जज होता था, और उसकी मदद करने के लिए एक निर्णायक मंडली होती थी, जूरर्स होते थे, जिनको समूह में ज्यूरी कहते थे। ये लोग आपस में सलाह मशविरा करके एक निर्णय जज तक पहुंचाते थे और जज उस पर विचार करता था। तो 1973 के CRPC में इसे समाप्त कर दिया गया है। इंडिया में ज्यूरी सिस्टम नहीं है। अगेन नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड जो आ रही है, इसमें लिख रहा है कि द विड्रॉल ऑफ क्रिमिनल केस इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड कैन बी डन ओनली विद द कंसेंट ऑफ दैट गवर्नमेंट। तो किसी क्रिमिनल केस को सरकार अगर वापस लेना चाहती है जिसका संबंध सेंट्रल गवर्नमेंट से है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति होनी चाहिए। उसकी सहमति के बिना उसको एक्सेप्ट नहीं होगा, वो विड्रॉल नहीं होगा। देखिए अगला स्लाइड कह रहा है, इन केस ट्रिबल बाई द सेशन कोर्ट ऑफ द एक्यूज्ड इज पुअर एंड विदाउट एनी मीन्स ऑफ हिज ओन, ही विल एंट्रीटेड टू फ्री लीगल एड। यानी कि देखिए जो ये फीचर है, ये फीचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन 304 CRPC में, जिसका संबंध आर्टिकल 39A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता, ये जो उपयोगी वह महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, कानून की समझ नहीं है, वो वकील नहीं रख सकते। तो आपको पता है विधि का एक नियम है कि दोनों पक्षों की बातों को सुना जाए और अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार उनको मिलना चाहिए। और इस बात को CRPC की सेक्शन 304 में शामिल किया गया है। वह ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पुअर है, जो गरीब है, जो अपने लिए वकील नहीं रख सकता, उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए एक प्राधिकरण भी बनाया गया है जिसका नाम है लीगल। में एक नई बात यह भी जोड़ी गई है, संविधान में भी बताया गया है कि मृत्यु हो जाती है और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनके वैधानिक प्रतिनिधि के मामलों में को खत्म कर सकते हैं।
सम्मन कर सकते हैं और समझौता कर सकते हैं। ये भी एक सीआरपीसी का बहुत ही सेलियन फीचर है कि अगर पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके वैधानिक प्रतिनिधि के मामले को खत्म कर सकते हैं, उनको सम्मन कर सकते हैं या समझौता कर सकते हैं। ये उनको इस चीज का राइट्स है। देखते हैं अगला इसका फीचर्स क्या है। अगला फीचर लिख रहा है सम स्पेशल प्रोविजन सच एज सेक्शन 313, 315 एंड 164 class 2 etc. have been made for protecting the interest of the accused। इस सीआरपीसी की धारा 313, धारा 315 और धारा 164(2) को जोड़ा गया है। ये अभियुक्तों के अधिकारों के अंतर्गत आता है। आगे एक्यूज्ड के जो भी राइट्स हैं, उनके जो भी अधिकार हैं, उस पर एक सेपरेट लेक्चर मैं इस चैनल के माध्यम से बनाऊंगा। इस चैनल को आप देखते रहिएगा। जरा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन और आपको बता दूं, कहा जाता है कि कोई भी अभियुक्त सक्षम साक्षी नहीं होता। ये चीज़ कई बार आप सुने होंगे, अगर आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चीज़ कई बार सुने होंगे, आपको किताबों में मिल जाएगा। ये कहा गया है कि एक्यूज्ड पर्सन कैन नॉट बी कॉम्पिटेंट विटनेस बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। यानी लेकिन सीआरपीसी में यह अभियुक्त को यह मौका दिया गया है कि वह अपने मामले में साक्षी हो सके और अपने बचाव में कोई बात कर सके। जो अभियुक्त की भी परीक्षा की जा सकेगी ओथ पर, यानी कि शपथ पर, उसे भी साक्ष्य देने के लिए कहा जा सकेगा। तो धारा 313, धारा 315 के अभियुक्त सक्षम साक्षी होते हैं। इस बात को आप याद रखें। एक्यूज्ड कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस और अपने बचाव में वो बातें कोर्ट में रख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मैं कई बार कहता हूं कि अगर कहीं कोई घटना घटित हुई है तो सबसे बढ़िया विटनेस कौन होता है? तो घटना पे सबसे बड़ा जो विटनेस होते हैं वो एक्यूज होते हैं और जिसके साथ घटना हुई है वो होते हैं, यानी कि विटनेस होते हैं। इन दोनों को पता होता है कि एक्चुअल में वहाँ क्या हुआ था, और ये बातें सीआरपीसी के अभियुक्त को अपने बचाव में बात रखने का मौका देती है। आइए देखते हैं और इसका महत्वपूर्ण फीचर कौन सा है। The procedure for the appointment of public prosecutors and assistant public prosecutors have been systemized and qualification have been prescribed for them। यानी कि जो सरकारी वकील हैं, जो लोक अभियोजक हैं, जो सहायक लोक अभियोजक हैं, उनके बारे में विस्तृत प्रावधान दिया गया है इस नई सीआरपीसी में, और साथ में उनके क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला फीचर इसका क्या है। अगले स्लाइड में दिख रहा है द पीरियड ऑफ डिटेंशन इन जेल ड्यूरिंग रिमांड शैल बी काउंटेड अगेन द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट अल्टीमेटली अवार्डेड इन द केस। देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका जो है ये फीचर है। एक बहुत अच्छी बात इसमें शामिल ये किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रिमांड पर है या अंडर ट्रायल उसको रखा गया है, तो फाइनल जजमेंट आदेश जितनी भी उसकी वो सज़ा होगी, जो भी जजमेंट होगा, जो फाइनल जजमेंट आएगा, उसमें जो भी उसकी सज़ा होगी उसको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी फीचर है ये सीआरपीसी के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं अगला इसका स्लाइड क्या है। अगले स्लाइड में दिख रहा है इन अरेस्टेड पर्सन हैज़ अ राइट टू बी मेडिकली एग्जामिन्ड टू हेल्प हिम इन दिस डिफेंस और द प्रूफ दैट ही वाज सब्जेक्टेड टू असॉल्ट एक्सेट्रा ड्यूरिंग कस्टडी। अभियुक्त को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार दिया गया है इस नई सीआरपीसी में, यानी कि जो एक्यूज्ड है उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार इस नई सीआरपीसी में दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला जो है इसका फीचर्स कौन सा है। अगला स्लाइड इसका दिख रहा है इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड दैट नो अरेस्टेड पर्सन कैन बी केप्ट अंडर डिटेंशन बाई द पुलिस फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट। ये बहुत ही अच्छा प्रोविजन है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के बाद अगर उसने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो उसे डिटेन किया जाएगा, यदि नहीं किया है तो उसे नहीं किया जाएगा। तो अपराध किया है या नहीं किया है ये सिद्ध कैसे होगा? यह इन्वेस्टिगेशन के बाद सिद्ध होगा। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये पुलिस अधिकारी करेंगे। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? सबूत जुटाएंगे। इस सब के बीच बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण यह है कि किसी व्यक्ति की प्राण व देह की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देती है और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सीआरपीसी में प्रोविजन है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे तक ही डिटेन किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा। मजिस्ट्रेट यह तय करेंगे कि इसे आगे कस्टडी में रखना है या नहीं रखना है।
यदि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि आगे भी इसे कस्टडी में रखना है तो सेक्शन 167 सीआरपीसी के प्रोविज़न अप्लीकेबल होंगे। 167 के प्रोविज़न को अगर किसी लेक्चर में समय मिला तो जरूर डिस्कस किया जाएगा। 167 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए पूरे आधे 1 घंटे का लेक्चर बनेगा। और जो पिछला हम लोग 167 या इन चीज़ों के बारे में जो हम लोग आधा अधूरा अध्ययन किए हैं तो उसको ब्रीफली इसमें हम जो भी आपको सीआरपीसी के जो भी लेसन होंगे इसको ब्रीफली हम लोग इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, आगे हम लोग इस सेगमेंट को यहीं पे समाप्त करें उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूं। पहले सीआरपीसी में 3rd क्लास मजिस्ट्रेट भी होते थे, लेकिन अभी 3rd क्लास मजिस्ट्रेट का पोस्ट हटा दिया गया है। मजिस्ट्रेट के 2 ही क्लास अभी वर्तमान समय में, पहला है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और दूसरा द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक दंडाधिकारी होते हैं। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन का सीआरपीसी का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा और इसको लाइक करिएगा और अपना जो है मोटिवेशन जरूर हमको दीजिएगा। तो आपने समझा कि सीआरपीसी कब आई, किस रिपोर्ट पर आई, कौन से अमेंडमेंट हुए। इसी तरीके से सभी चैप्टर, अनुसूची व अध्याय को हम आगे पढ़ेंगे। अध्याय कंप्लीट होने पर रिलेटेड जो है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन व नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आगे सभी सब्जेक्ट सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, रेलवे एक्ट, आरपीएफ एक्ट, आरपीएफ रूल, कॉन्स्टिट्यूशन, माइनर एक्ट, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और भी सिलेबस में जो भी शामिल सब्जेक्ट हैं उन पर डीपली डिस्कस करेंगे। 6 महीने का टारगेट है, 6 महीने में पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो लगातार आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर दें। और नए सब्सक्राइबर बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।